लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण का एक चरण पूरा हो गया है। पहले चरण की 6 सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें कहां किसके बीच मुकाबला। सीधी में भाजपा के डॉक्टर राजेश मिश्रा का मुकाबला पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से है। शहडोल में मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह का मुकाबला विधायक फुंदेलाल मार्को से है। जबलपुर में चुनावी लड़ाई भाजपा के आशीष दुबे और कांग्रेस के दिनेश यादव के बीच है। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक ओंकार सिंह मरकाम आमने सामने हैं। बालाघाट में भाजपा से भारती पार्थी और कांग्रेस के सम्राट सरस्वार के बीच लड़ाई है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और भाजपा के विवेक बंटी साहू आमने सामने हैं। नामांकन के आखिरी दिन दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जबलपुर और छिंदवाड़ा में भाजपा प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल कराने के साथ ही क्लीन स्वीप करने का दावा किया। हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा में भाजपा की 29 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लेके आए हैं। उसमें 2019 में एकमात्र सीट छूटी थी और निश्चित रूप से अब जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, अंग्रेजी में 29, 2 और 9 को मिला के मन, और हमारे इधर से 9 और 2, 11 करना कांग्रेस को। कांग्रेस ने भी पहले चरण के नामांकन में अपनी ताकत दिखाई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर, मंडला, अनूपपुर और बालाघाट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा का क्लीन स्वीप का सपना पूरा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में है, अहंकार में है। ऐसे ही रावण में भी अहंकार था, ऐसे ही कंस में भी था, ऐसे ही हिरण्यकश्यप में भी था। मैं का अंत होता है। लोकतंत्र में जनता माँ बाप होती है, उससे पहले बीजेपी बोलती है। ये न जनता को कुछ नहीं समझती। ये अहंकार रावण का नहीं रहा, इनका भी नहीं रहेगा। 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें छिंदवाड़ा कांग्रेस की गढ़ है और बाकी सीटें लंबे अरसे से भाजपा के कब्जे में है। सीधी में 1991 के बाद सिर्फ 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस जीती। शहडोल में 2009 के बाद से लगातार भाजपा जीतती आ रही है। जबलपुर में भी 1991 के बाद से कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। मंडला में कांग्रेस 2009 में आखिरी बार जीती थी, इसके बाद से भाजपा का कब्जा है। बालाघाट में भी 1996 के बाद कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट है जहां भाजपा सिर्फ एक बार 1997 के उपचुनाव में जीती है। भाजपा इस बार सबसे अधिक जोर छिंदवाड़ा में ही लगा रही है। भाजपा के नेता पहले चरण की सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस छिंदवाड़ा को बचाए रखने के साथ बाकी सीटें भी जीतने का दम भर रही है। हालांकि ये बात दीगर है कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा में भी झटके पर झटके लग रहे हैं। इसकी एक झलक नामांकन के आखिरी दिन भी दिखी, जब कमलनाथ के सबसे करीबी कहे जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मेजबानी की। ऐसे में देखने लायक होगा कि अगले चरण के रण में कौन बाजी मार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पहले चरण का रण में आपका स्वागत है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कौन जीतेगा लोकसभा के पहले चरण का रण? क्या है भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप के दावे का आधार? कांग्रेस को कहां से सुनाई पड़ रही परिवर्तन की आहट? चौतरफा घेराबंदी के बीच कमलनाथ कैसे बचा पाएंगे अपना गढ़? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहेगी, बातचीत रहेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जो जंग है, वो अब मध्य प्रदेश में साफ दिखाई दे रही है। पहले चरण में जिस तरह से 19 अप्रैल को वोट डाले जाना है और
नामांकन प्रक्रिया की जो समय सीमा थी पहले चरण की, वो पूरी हो चुकी है 27 मार्च को। पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाना है और वहां की जो नामांकन प्रक्रिया है वो 27 तारीख को पूरी कर ली गई। ये लोकसभा सीटें हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। और आखिरी दिन जिस तरह से पूरी ताकत नामांकन दाखिल करते समय भी दिखी, पहले नामांकन पत्र दाखिल किया गया या पहले रोड शो हुआ फिर नामांकन पत्र दाखिल हुआ या पहले नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया फिर रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में दिखे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मैदान में दिखे, कई मंत्री, कई नेता, और यही स्थिति कांग्रेस की रही। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, तमाम सात नेता। और जहां भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अब की बार 29 की 29 यानी क्लीन स्वीप, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना फिगर बता दिया है। वो कह रहे हैं कि हम 15 लोकसभा सीट जीतेंगे और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में है, इसलिए वो क्लीन स्वीप की बात कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो पहले चरण की जो 6 सीटें हैं, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, किस तरह की चीजें दिख रही हैं और आखिर जनता का मानस किस तरह से नजर आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आजकल जो चुनाव हैं कुछ अलग तरह से लड़े जा रहे हैं। पहले जितना शोर शराबा मैदान में दिखता था वो नहीं दिखता। अब तमाम सारे प्लेटफार्म हो रहे हैं, सोशल मीडिया है या अन्य जरिए से कहीं ना कहीं, या फिर वर्तमान समय का जो मतदाता है वो पहले से सारा कुछ प्रोडक्ट कर लेता है, मन बना लेता है और फिर उसके हिसाब से वो चीज़ें करता है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते, तारुफ करा देते। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में हैं राम दांगोरे जी, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, स्वागत है। जी नमस्कार दांगोरे साहब आपका। और पवन पटेल साहब हमारे साथ में हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, स्वागत है पवन पटेल जी आपका। सबसे पहले पवन पटेल जी मैं आपके पास में आता हूं। 6 सीटें पहले चरण में और एक जो सीट है जो अभी आपके पास में है वो है छिंदवाड़ा, वहां पर भी चुनाव है। और अब उस सीट पर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस किले पर जो कि अभी अभेद रहा है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। सेंध ऐसी लगाई है कि ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में तमाम सारे छिंदवाड़ा की ही जो कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कमलनाथ जी के सबसे करीबी दीपक सक्सेना ने जिस तरह से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मेजबानी की और इस्तीफा दे चुके हैं, क्या और आप दावे कर रहे हैं कि नहीं हम इस बार 15 लोकसभा सीट जीतेंगे। पवन जी, क्या है इस दावे के पीछे? क्या ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस को कि नहीं अब विधानसभा के चुनाव के बाद भले हार हमारी इस लेवल पे हुई हो, अब 2-3 महीने मैंने अपने आप को इसलिए इतना तैयार कर लिया है कि हम इतनी सीटें जीत के आ रहे हैं, जबकि लगातार आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे पवन पटेल जी? नहीं, देखिए, हर चीजों का अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, हर चीजों के अलग अलग दबाव हो सकते हैं, हर चीज की अलग अलग रणनीति हो सकती है। पार्टी छोड़ने के पीछे हर व्यक्ति सोचता है क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या चमत्कार हो गया भाजपा ने कर दिया और ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी ने गलत कर दिया। देखिए, पार्टी छोड़ने के पीछे 1-2% कारण ये हो सकते हैं कि हमारा जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जो उस चीज को डिजर्व करता हो, हम कभी सर्वे के नाम पे या कभी और नाम से उसको अपन उतनी तवज्जो ना दे पाए, तो वहां पे वो छोड़ने का 1%, 2% गुंजाइश समझ में आती है। और जब इतने बड़े लेवल पे छोड़ा जा रहा है तो हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह का दबाव है और किस तरह की रणनीति, किस तरह की मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम कहते हैं इनके दावे इतने मजबूत है, इनकी नीतियां इतनी मजबूत है, इनके काम इतने मजबूत है, मोदी जी के गारंटी पे इस देश और प्रदेश की सांस चल रही है, मोदी जी की जादूगरी हर व्यक्ति देख रहा, तो इनको क्या जरूरत है दूसरे पार्टी के लोगों से लेना? अगर इनको विश्वास है 400 के पार के आंकड़े में, तो दूसरे पार्टियों को क्यों ले रहे हैं? ये अपने आप नहीं, समझ में आता वो कह रहे हैं कि हम घबराहट 2047 की तैयारी कर रहे हैं। वो 2047 तक ले जाएंगे हम अपने आप को। पहले ये
देखिए, पहले ये 2024 में सब खत्म कर दे रहे थे, सब कुछ राम राज्य आ रहा था। फिर देख लिए कि सोशल मीडिया इतनी हो गई, लोग अब प्रश्न करने लगे तो एकदम छक्का मार दो, 2047 तक कुछ पूछो ही मत। मोदी जी ने 100 दिन में काला धन लाने का बोला था, अब जब 100 दिन हो गए तो क्या जवाब दे? 2 करोड़ रोजगार देने का बोला था, अब जब नहीं दे पाए तो क्या जवाब दे? इसलिए इनकी सोची समझी रणनीति के हिसाब से 2047 बोल दो, 42 बोल दो, 52 बोल दो, कुछ भी बोल दो, तब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर इनको करना होता तो इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद बेरोजगारी, महंगाई, जो सबसे ज्यादा जिन चीजों को प्रचारित किया था, जो सबसे बड़ी मोदी जी की गारंटी थी, तो वो खो गया होता। लेकिन नहीं हुआ। अब इनको चढ़ी है तानाशाही का भूत, चढ़ा हुआ है। इसलिए लेकिन पवन जी, जो बात कांग्रेस कहती है, अभी 3 महीने पहले ही चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी 163 सीट लेकर आ गई, तो आपको नहीं लगता कि जो चीजें आप कहते हैं वो जनता के बीच में आप डिलीवर नहीं कर पाते? जनता को वो चीजें समझ नहीं आ रही? देखिए, जनता के बीच में जनता उस चीज को रोज जी रही है, उस चीज को रोज महसूस कर रही है। जनता जब पेट्रोल डलवाने जाती होगी तो पेट्रोल का रेट महसूस करती होगी, पैसे देती होगी, वहीं पे मोदी जी का फोटो लगा होगा, देखती होगी। यही मोदी जी ने गारंटी दी थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। शिवराज सिंह चौहान जी साइकिल चलाया करते थे, तो जनता महसूस कर रही है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की जीत है। जिस दिन मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। चलिए पवन जी, सीट के लिए क्या इन्होंने तुर्रम खानी कर दी? एक बात बता दीजिए, 163 सीट क्यों आनी चाहिए इनको? कोई कारण नहीं। बेरोजगारों से झूठ बोला, आता हूं इस मसले में भी चर्चा करूंगा। राम दांगोरी जी हमारे साथ में है, राम दांगोरी जी के पास में आ जाता हूं। राम दांगोरी जी, आप इस बार क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज इस चर्चा में पहले चरण की उन 6 सीटों की, जहां पर आज जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि इस 6 में वो सीट भी है जो आपके लिए अभेद किला रही है, छिंदवाड़ा, और आप इस बार 29 में से 29 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए को कैसे आप भेद पाएंगे? इसीलिए इसी रणनीति के तहत जिस तरह से तमाम सारे जो छिंदवाड़ा के जो नेता हैं कांग्रेस के वो आए, दीपक सक्सेना भी कहीं ना कहीं उस फेहरिस्त में हैं, उनके बेटे आ चुके हैं, कैसे किला फतेह करेंगे छिंदवाड़ा का? क्योंकि अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए तो एक 1997 छोड़ दिया जाए जब स्वर्गीय पटवा जी वहां से जीते थे, उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत नहीं पाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए राम जी, आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1980 की भारतीय जनता पार्टी कभी संसद भवन में हमारे 2 सांसद हुआ करते थे और आज पूरा सत्ता पक्ष हमारा है जी, और बहुत ही कम समय में हमने इस प्रोग्रेस को हासिल किया है। हाँ, छिंदवाड़ा सीट निश्चित रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन ये लोकतंत्र है। इतना भी मुश्किल नहीं है कि छिंदवाड़ा इस बार भी हाथ से चला जाएगा। हर सीट के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने अलग से रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के अंतर्गत हम सभी काम कर रहे हैं। आप पिछली बार का भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो जो सीटें हमने जीती थी लोकसभा की, कोई 2 लाख से जीते, कोई 1.5 लाख से, कोई 2.5 लाख से, कोई 3 लाख से, 4-4, 5-5 लाख से हम सीटें जीते हैं। और छिंदवाड़ा की सीट जो थी मात्र 40,000 वोटों से हम लोग हार गए थे। तो हमको सिर्फ उस अंतर को कवर करना है और उस अंतर को हम लोग 2.5 साल पहले ही कवर कर चुके हैं। हम 2.5 साल पहले अभियान चलाए थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ जी इसी रणनीति में हमने विधानसभा और लोकसभा दोनों की तैयारियां कर ली थी। तो उसमें जो भी हमसे विधानसभा में कमियां रही हो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उन कमियों को हमने तेजी से पूरा किया है और निश्चित रूप से इस बार हम लोग छिंदवाड़ा की भी सीट जीत करके आपको बताएंगे। लेकिन राम जी लेकिन ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने 163 सीटें जीती, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन जब छिंदवाड़ा की बात आती है तो 7 की 7 सीटें आप, ऐसे में तो कहूंगा कि इस वेब में, इस लहर में वो 7 सीटें आप हार जाते हैं, वो कांग्रेस के पास चली जाती है और फिर अब दावा है कि हम नहीं छिंदवाड़ा जीतेंगे। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट वहां पर आया उसमें क्या बदलाव करना चाहिए उसको देख करके हमने रणनीति में बदलाव किया और हम कोशिश करेंगे कि उस सीट को हम लोग जीत लें और 99% इस बार हम उस सीट को जीतेंगे, क्योंकि जो हार का अंतर था वो मात्र 40,000 वोटों का था और इतने भी कमजोर नहीं है कि 40,000 वोट भी हम लोग अगर इतने साल में कवर नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब। तो इस बार छिंदवाड़ा सीट भी हम जीत रहे हैं। कमलनाथ
के जो पुत्र खड़े हुए हैं वो घर पर बैठे। चलिए मैं आता हूँ राम धांगोरे साहब, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है। रमेश जी, अब चूंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई भी चुनाव होता था, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक लगता था कि नहीं एक चुनाव हो रहा है, बैनर, पोस्टर, तमाम तरह के स्लोगन्स और प्रचार, धुआंधार प्रचार। लेकिन अब जो तमाम सारी चीज़ें बदली हैं और ये भी नहीं होता कि नहीं कि अब वोटर सीधे तौर पर आ रहा हो, कह रहा हो कि नहीं हम तो इस तरह का हमारा ओपिनियन है, इस तरह का मत है। क्या चीज़ें रमेश जी बदली हैं अब, या फिर जो वोटर है वो पहले से अपना माइंड सेट कर लेता है कि नहीं हमें करना क्या है, बहुत उसको ज़्यादा प्रत्याशी उसके पास जाए या बहुत प्रचार प्रसार का उस पर असर होता हो? सर क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर कुछ चीज़ें तो बदली हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली। एक ये चीज़, मेरा आकलन जो है पता नहीं कितना सही है, कि मतदाता लगभग पहले से तय कर लेता है। 99% मतदाता ने ये तय कर लिया होगा कि उसको किसको वोट देना है, उसको कांग्रेस को वोट देना है कि भाजपा को वोट देना है, ये मतदाता का तय है। ये वोट तभी नहीं पहुंच पाएगा जब वो मतदान केंद्र तक ना जाए। केवल 1% मतदाता ऐसा होता है जो तात्कालिक किसी कारण से उत्पन्न होकर के उसका वोट इधर उधर हो जाता है। एक बात। दूसरी, जिस तरीके से अपन ने कई बार विधानसभा चुनाव में भी चर्चा की थी, मतदाता विधानसभा चुनाव में भी चुप था। जो आवाजें आ रही थी हारने की या जीतने की, या तो वो राजनीतिक दलों की आ रही थी या जो राजनीतिक दलों के बहुत खुले समर्थक हैं, जिनको हम कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, उनकी आवाजें आ रही थी। आम मतदाता बिल्कुल साइलेंट था। लोकसभा में भी आम मतदाता लगभग साइलेंट है और उसने लगभग ये तय कर रखा है हर सीट पर कि उसको किसको वोट देना है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिन 6 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा दोनों पार्टियां जो जोर लगाने वाली हैं वो केवल छिंदवाड़ा सीट पर जोर लगाने वाली हैं। मेरी दृष्टि से हालांकि टक्कर में इन 6 में से 3 पर टक्कर मुझे लग रही है। एक मंडला में लगती है, बालाघाट में, और छिंदवाड़ा में। उसको कुछ स्थानीय कारण है, लेकिन दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा जो जोर लगाने वाली हैं वो छिंदवाड़ा पर। भाजपा छिंदवाड़ा कांग्रेस से छीनना चाहती है, और जिस तरीके से वहां दल बदल हुआ है और भाजपा का प्रेशर बढ़ रहा है, उससे कमलनाथ जी भी बहुत हाई अलर्ट में चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये उनके हाई अलर्ट होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के कुछ रिएक्शन होता है। किसी को रिएक्शन पॉजिटिव होगा, किसी का रिएक्शन नेगेटिव होगा। उसके बावजूद भी नकुल नाथ जी ने जब नॉमिनेशन कर रहे थे तो नामवर नेता उसमें बिल्कुल नहीं थे, सब स्थानीय कार्यकर्ता थे, और जो भी टीम, जो उनकी इनर टीम है, वो वाली टीम वहां पर मौजूद थी। तो ये कमलनाथ जी के। इसके अलावा एक और बात है, क्योंकि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा ने वहां माहौल बनाया है और कांग्रेस से दल बदल हुआ है, उससे उत्साह बढ़ा है भाजपा का। लेकिन फिर भी इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि कमलनाथ रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं, जननेता उतने अच्छे नहीं है। वो पब्लिक लीडर। सवाल यहाँ इस बात को लेकर आता है कि ठीक है, बहुत अच्छे रणनीतिकार है, उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य में जिस तरह से राजनीति की है, लेकिन ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो तमाम लंबे समय से वहां पर फोकस्ड है वो, कि कमलनाथ जी को वहां तक ही केंद्रित कर दिया है कि अब पूरी तरीके से हमने देखा कि नामांकन के पहले भी एक सभा में उन्होंने एक इमोशनल मार्मिक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा ये आखिरी चुनाव है। तो क्या उनको पहले से ये चीजें दिखने लगी होंगी, क्योंकि बड़े राजनेता हैं, कि नहीं इस बार की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, यही कारण है कि तमाम सारे जो हो सकता हो कमलनाथ जी वो छिंदवाड़ा की जनता से कह रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा ने रणनीति से उनको मान करके चलिए कि छिंदवाड़ा से बाहर कमलनाथ जी नाम मात्र के लिए जाएंगे। जो उनका प्रभाव सिवनी में हो सकता था, जो प्रभाव बालाघाट में हो सकता था, या और लगी हुई और सीटों पर हो सकता था, जबलपुर में भी एक टीम अपनी कमलनाथ जी की है, मान करके चलिए कि वो नाम मात्र के लिए जा सकेंगे। वो सारी की सारी ताकत छिंदवाड़ा में लगाएंगे। चलिए सीधे पवन जी के पास में आता हूं। पवन जी, एक सीट जो आपके पास में है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, छिंदवाड़ा सीट को लेकर, और इसलिए भी क्योंकि 2019 का जो चुनाव है, अगर देखें जो अंतर रहा है, सीटों जीत का अंतर, कहीं 5 लाख से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता, कहीं 3 लाख, 3.5 4 लाख। लेकिन ये जो गढ़ जिसको हम कह रहे हैं छिंदवाड़ा, वो सिर्फ नकुलनाथ जी सिर्फ 37,000 वोटों से जीते थे। फिर जब अभी हाल ही में जिस तरह की स्थितियां
दिख रही ही हैं कि तमाम सारे जो लीडर्स आपका साथ छोड़ रहे हैं। और मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सेंध लगा दी है, और एक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं वहीं तक सीमित कर दिया है, आपको लगता है कि ये सीट भी कहीं ना कहीं अब भारतीय कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है इस बार? पवन जी, इस बार चुनौती का सवाल नहीं हो रहा। इस बार देखिए चीजें परिस्थितियां बड़ी अलग हैं। विधानसभा चुनाव में जो इतने लंबे लंबे मतों से जीते हैं, तो मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अप्रत्याशित है, कोई किसी चैनल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल रहा था कि हम 2-2, 3-3, 4-4 लाख से जीतेंगे। हर व्यक्ति ये बोल रहा था कि भाई काफी कड़क फाइट है, 116, 17, 18 किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन यह अप्रत्याशित जीत ही कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करती है इनके मैकेनिज्म के लिए। और अब रही बात जो अब आज की बात, जो वर्तमान परिस्थितियां, अब लक्ष्य हर व्यक्ति का बड़ा हो चुका है। अब हर व्यक्ति सोचने लगा है, वो इनके जुल्म को, इनके इंतहा को, इनकी तानाशाही को देख करके अब हर व्यक्ति सोचने लगा है, जिस तरह लोग आजादी को कैसे किराया, अंग्रेजों से कैसे आजाद कराया इस देश को, उनके दिमाग में जुनून सवार हो गया था। तो अभी इस तरह की देश और प्रदेश की जनता के दिमाग में जुनून सवार हो गया कि तानाशाही लोगों को, झूठ बोलने वालों को, दोहरा चरित्र जीने वालों को अब इस देश और प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। एक भी वादे पूरे नहीं किया इन्होंने, सब वादे झूठ, ढकोसले, बतौलेबाजी। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मारी एक कोई मुद्दे पे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र से बात करना चाहता हूं, किया हो तो बता दीजिए। अभी ये बोल रहे थे कि 2 सांसद थे इनके, कितनी बड़ी बात बोल रहे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस का बड़ा दिल देखिए कि 2 सांसद होने के बाद भी उनको पूरा विपक्ष का दर्जा दिया गया, उनको बोलने का मौका दिया गया। चाहते तो हम भी आपके जैसा तानाशाह हो सकते थे, लेकिन हमारा बार कांग्रेस ये कहती है, बार कांग्रेस कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े करती है। जब आप छत्तीसगढ़ 2018 में जीत जाते हैं, राजस्थान आप जीत जाते हैं, अभी चुनाव जब कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तब उस समय ईवीएम नहीं होती। तो नहीं आपको लगता है कि या तो फिर अगर वहां भी जीत रहे हैं तो वही तो बोल जी नहीं मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा ईवीएम होती है। जब चोर भी चोरी करता है तो खुद ऐसे सबूत करता है, कितने घटनाएं देखी होंगी, वो खुद ढूंढवाएगा सामान, तो चोरी कैसे होगी भाई, चोरी कैसे होगी भाई, फिर इसके बाद में पता पड़ता वही चोर है। तो ये गुंजाइश रखते हैं कि 1-2 सीट में जिता देंगे, और उसके बाद हम बताते हैं, बताइए जीतने के लिए क्या कारण थे, क्यों ऐसे जीत गए। तो हमारा विपक्ष में उस तरह चलिए वक्त की कमी है, मैं छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा। राम दांगोरे साहब जवाब दे दें जो कुछ पवन पटेल जी कह रहे हैं। ये पवन पटेल जी कांग्रेस के नेता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ईवीएम मशीन लागू इनकी सरकार में हुई, जब ये इनकी सरकार बनी तब इनको ईवीएम मशीन बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारी सरकार बनना चालू हुई तो इनको ईवीएम मशीन बुरी लगने लग गई। मैं पिछले 4 चुनाव याद दिलाऊंगा कि 2008 के चुनाव हो तो जैसे ही वोटिंग होती थी, ये शाम को ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम चालू कर देते थे। 2013 के चुनाव हुए, कभी इलेक्शन कमीशन को बुरा बोलेंगे, कभी सत्ता पक्ष को बुरा बोलेंगे। 2018 के चुनाव हुए, 2023 के चुनाव हुए, ये बिल्कुल जिस दिन वोटिंग खत्म होती है कि 2 घंटे बाद ईवीएम के नाम से रोना चालू कर देते हैं, मातम बना देते हैं राज्य में, ये है ना। और जब इनकी सरकार जैसे 18 में बनी तो ईवीएम अच्छी, मध्य प्रदेश में भी अच्छी, राजस्थान में अच्छी, छत्तीसगढ़ में अच्छी, और 23 में जैसे ये हारे तो ईवीएम इनकी दुश्मन हो गई। तो ये अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ये लोकसभा के चुनाव की जहां जहां वोटिंग होगी उसके बाद में ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ना चालू कर देंगे, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये ग्राउंड पे जनता के बीच में जाने की बजाय एक दूसरे से लड़ना पसंद कर रहे हैं। ये संगठन को मजबूत करने की बजाय ये इनके खुद के संगठन को तोड़ना पसंद कर रहे हैं, और फिर आकर के मीडिया के सामने ये लोग कांग्रेसी आते हैं और कहते हैं इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आरोप लगाने की बजाय ग्राउंड पर जाओ तो तुम भी जीतोगे, और ग्राउंड पे नहीं जाओगे तो लाखों से हारने के लिए तुम तैयार हो। चलिए रमेश जी, जिस तरह से अगर इलेक्शन की बात की जाए, हम मुद्दों की बात की जाए, कई बार चर्चा भी इसको लेकर आपसे हुई है कि इस बार जो चीजें हैं कहीं ना कहीं, जो चाहे वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, रामलला की, या फिर जो तमाम सारी चीजें रही हैं, मान लिया जाए कि ये ज्यादा फोकस्ड रहेंगी। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि नहीं कहीं ईवीएम मशीन है या जिस तरह से, तो कांग्रेस के पास ऐसा लगता है कि नहीं कोई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर वो नहीं जनता के बीच में जाएं, और कि हम इस तरह से हम आएंगे तो हम, ये मेरा आपके लिए विजन है। किस तरह से अंतर देखते हैं सब दोनों में?
देखिए, मोटे तौर पर इस समय जो राजनीति में बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर के जनहित की पसंद वाली बात करने के बजाय मीडिया ओरिएंटेड बात ज़्यादा होती है कि मीडिया में कौन से डायलॉग से, कौन से सेंटेंस से अच्छा कवरेज मिलेगा। एक बात तो ये आ गई, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जो वातावरण कुछ वर्षों में बना है राष्ट्र का और संस्कृति का और राम का, कहीं और उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है उसको भाजपा को है। और ये वातावरण बना हुआ है क्योंकि 1000 साल तक कहीं ना कहीं सनातन परंपरा लोक दमन होती रही, वो रही है। कांग्रेस कई बार खुद मुद्दा देती है भाजपा को। कांग्रेस कई बार धर्म संस्कृति के नाम पर एक कदम आगे 2 कदम पीछे चलती है, वो खुद मुद्दा देती है। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस को उन लोगों के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बना रहे? आप मुझे बताइए, अभी अच्छा खासा काम चल रहा था, कर्नाटक में मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगाने की जरूरत क्या थी? ले दे करके 300 साढ़े 300 मंदिरों से कुछ पैसा मिलेगा, और कितना पैसा मिलेगा, लेकिन उन्होंने भाजपा को खुद एक मुद्दा दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस संक्रमण काल में है, उसको एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है और देश राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन लोगों के साथ नहीं खड़ा होने का है जो राष्ट्र और संस्कृति को के खिलाफ बात करें और आप उनके साथ खड़े हो जाए। तो जिस दिन हिम्मत के साथ कांग्रेस ये कर लेगी, मैं समझता हूं बराबरी से टक्कर होगी और दोनों के बीच में जो होगा मुकाबला वो राष्ट्रभाव का मुकाबला सर, इन 6 सीटों पर किस तरह से आप मुकाबला मानते हैं? आपने जिस तरह से कहा है कि अगर छिंदवाड़ा का ठीक है हम कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि नहीं, छिंदवाड़ा तो उनका अभेद किला रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है, इन 6 सीटों पर किस तरह का मुकाबला आपको दिख रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इस बार कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति का है और खासतौर से ये जो छिंदवाड़ा से लेकर के मंडला तक की पट्टी है, वहां मिशनरीज बहुत एक्टिव है। छिंदवाड़ा वो सीट है जो 1977 में छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, 40 सीट मध्य प्रदेश की थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी गार्गी शंकर मिश्रा जी की। तब फिर उनको कमलनाथ जी को दिल्ली से ला करके, संजय गांधी जी का दौर था, वो उनको चुनाव लड़ाया और फिर वो वहीं रह गए। तो कुल मिलाकर के ये जो भाव वहां पर है। दूसरा जो भाजपा को इस बार समस्या आने वाली है, वो समस्या आने वाली है कांग्रेस से जो लोग आए हैं उसको स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता कितना उसको एडजस्ट कर पाता है, ये भाजपा के सामने इस चुनाव में बहुत समस्या आने वाली है जो पिछले चुनाव में इतनी नहीं थी। एक दूसरी बात, एक में भाजपा के नेताओं में, खासतौर से भाजपा में किसी भी पार्टी में 3 स्तर का नेता है। एक प्रदेश स्तर के नेता, दूसरा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के जो लोकल नेता है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं ये जो मशीनी और कहीं ना कहीं जो एजेंसियों को काम देगी, कंपनियों को देकर के काम कर रहे हैं, तो भाजपा का वो जो कार्यकर्ता था जो खुद आकर के बिना किसी की परवाह किए हुए खुद अपने स्तर पर जाकर के मतदाता से संपर्क करता था और उसको लेकर के जाता था, उसमें वो उतनी चुस्ती इस बार नहीं दिखी जा रही। हालांकि संघ वालों की मैंने खबर पड़ी थी, उन्होंने तय किया हुआ था कि वो कार्यकर्ता को चार्ज करेंगे। अब वो कितना चार्ज करते हैं, कितना नहीं करते हैं, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती निचले स्तर के कार्यकर्ता को सक्रिय करके अपने समर्थक मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। निचले स्तर पर परिवर्तन आया है। और ये सबसे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उसका जो संगठन है काफी मजबूत है, और यही कारण है कि चाहे बूथ लेवल तक जिस तरह से कसावट की बात हो, जमावट की बात हो, भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब पहले चरण के लिए जो तैयारी है अब वो आगे बढ़ रही है। नामांकन प्रक्रिया पूरी पहले चरण की हो चुकी है। अब तैयारी है 19 अप्रैल की, जब मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो इन 6 सीटों पर वोट डालने के लिए जाएगा, जहां जहां पर इन 6 सीटों पर चुनाव है। और अब दोनों तरफ से जो जंग की तैयारी है, सेना भी तैयार है। देखना होगा कि किस तरह का जनमानस मध्य प्रदेश की जनता का इस लोकसभा चुनाव में दिखता है और किसको कितना आशीर्वाद वो देती है। IND एजेंडा में इस तरह ही IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में होना है और पहले चरण की तरफ अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।